तो आज हम 11th क्लास का जो बेसिक रिलेशन है वो करने वाले। वैसे पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो 12th में है रिलेशन का। रिलेशन एंड फंक्शन पूरा का पूरा 12th में हमको मिलेगा। अभी थोड़ा सा हमको हर चीज़ के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया दिया गया है कि रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स में रिलेशन वर्ड का क्या यूज़ है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी कुछ नए नए वर्ड मिलने वाले हैं। सेट्स का कुछ यूज़ होने वाला है। नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम रिलेशन वर्ड सुनते हैं कि भाई बहन का रिलेशन, मियाँ बीबी का रिलेशन, बहन बहन का रिलेशन, तो वही रिलेशन ही है ये। बस मैथ्स में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मैथ्स का रिलेशन डिपेंड करेगा। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, लिखिए लेट capital A and B denotes the set of all male and female male and female male and female member in royal family of Dasrath kingdom। ए जो है वो डिनोट करता है सारे मेल फैमिली को, जो नाम थे वो थे दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बी जो है वो डिनोट करता है इनकी वाइफ्स को। दशरथ की जो थी वो थी कौशल्या, फिर थी कैकेयी, सुमित्रा, राम जी की थी सीता, लक्ष्मण की जी की थी उर्मिला, और भरत जी की थी मांडवी, और शत्रुघ्न जी की थी श्रुतकीर्ति। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया ए का बी के साथ। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इफ वी राइट कैपिटल आर फॉर रिलेशन, अगर हमने आर जो है वो रिलेशन को डिनोट करने वाला लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? वॉज हस्बैंड ऑफ ए, वॉज हस्बैंड ऑफ बी, यानी ए रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? बी। ऐसे बोलेंगे हम। और इससे हमें क्या पता चल रहा है? देन द फैक्ट दैट दशरथ जो है वॉज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और राम जी के सिमिलरली क्या हो जाएगा? राम वॉज हस्बैंड ऑफ सीता।
एंड सो ऑन ऐसे ही हो जाएगा। लक्ष्मण जी का हो जाएगा उर्मिला, भरत का हो जाएगा मांडवी, लक्ष्मण जी का उर्मिला हो जाएगा, भरत जी का हो जाएगा मांडवी, और शत्रुघ्न जी का हो जाएगा श्रुतकीर्ति। इसको डिनोट कैसे करेंगे? डी कैपिटल आर और के, मतलब दशरथ रिलेटेड टू कौशल्या, मतलब दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, दशरथ वॉज डी आर के करके डी आर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीन हो गए। राम जी का क्या हो जाएगा? राम रिलेटेड टू सीता, और सिमिलरली ऐसे ही आगे सबका हो जाएगा। इन्हीं को अगर हम चाहें तो सर्कल में डिनोट करके लिख सकते हैं और रिलेशन भी इनका दिखा सकते हैं इस तरीके से सेट्स के फॉर्म में। अभी हम आ रहे हैं अपने चैप्टर में बस। यहाँ पर लिख लेते हैं ये सेट ए हो गया दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उसके बाद सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो रिलेशन किसका किसके साथ हो जाएगा? दशरथ जी का हो जाएगा कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम जी का रिलेशन सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। तो इस तरीके से हम रिलेशन को डिनोट करते हैं, सेट्स के फॉर्म में ही डिनोट करते हैं। बस ए और बी हमने दो सेट्स ले लिए और हमने बोल दिया ए और बी में क्या रिलेशन है। ए इज द, ये लिखा हुआ है, वॉज हस्बैंड ऑफ बी, ए वॉज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए में जो है वो सारे हस्बैंड है और बी में सारी वाइफ्स हैं। तो इस तरीके से हम रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा रिलेशन, नॉर्मली जो हम रिलेशन का यूज़ करते हैं। दूसरा जो है, रिलेशन को पढ़ने के पहले अभी हमें और भी कई सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। उनमें से जो है उनके बारे में लिख लेते हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है वो लिखते हैं हेडिंग, वैसे ये पता होगा कई लोगों को। ऑर्डर्ड पेयर, इसमें क्या होंगे? दो पॉइंट होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। तो ए जो होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट और बी जो होगा वो सेकेंड कंपोनेंट। जैसे x, y लिखते हैं तो हम पर्टिकुलर ऑर्डर में जब लिखेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट written in particular order is called an ordered pair. Denoted by, कैसे डिनोट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर को? स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी। ए जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है और बी जो है वो सेकेंड कंपोनेंट है।
बी जो है वो सेकेंड कंपोनेंट। ओके, उसके बाद क्या हम ये बोल दें कि भाई ऑर्डर्ड पेयर जो ये स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी है और जो करली ब्रैकेट में ए कॉमा बी है, क्या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या हम इसको करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं? तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट या नोट्स बना के हम लिख सकते हैं कि करली ब्रैकेट का मतलब अलग है, वो तो सेट्स का हो गया, और ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब स्मॉल ब्रैकेट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द सेट करली ब्रैकेट ए कॉमा बी। ऑर्डर्ड पेयर हम जो है सिंपल ब्रैकेट में, नॉर्मल ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसी में हमको रखना है। ये करली ब्रैकेट में अगर हमने रख दिया तो ये दोनों मतलब सेम नहीं है, ठीक है ना, इस बात का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आते हैं, अगर हमें दिया हुआ है कि दो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल है, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अब यहाँ पर हम कुछ लिख नहीं रहे, सीधे सीधे हम लिख रहे हैं कि भाई ये A1 B1 इक्वल टू जो है वो A2 B2 है। अगर उसने बोला है कि ये दोनों इक्वल है, ऑर्डर्ड पेयर में इस टाइप से दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, A1 जो है वो हमेशा A2 के इक्वल होगा और B1 जो है वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, B2 के इक्वल। तो अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो फिर इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 और A2 B2 आर सेड टू बी इक्वल if and only if A1 B1 and A2 B2 are equal। A1 इक्वल टू A2 और B1 इक्वल B2, यानी अगर 1,3 दिया हुआ है और इधर इन्होंने रिवर्स कर दिया 3,1, तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि 1 कभी भी 3 के इक्वल थोड़ा ना हो सकता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में भी ध्यान रखना है हमको कि A कॉमा B अलग है और B कॉमा A का मतलब अलग है। अब बात करते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट की, कि कार्टीशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट्स में। कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी कार्टीशियन प्रोडक्ट दो सेट हमको गिवन है, उनका हमें कार्टीशियन प्रोडक्ट देखना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। कार्टीशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B से। A और B हमको दो अलग अलग गिवन होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, और हमें क्या करना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर वाला नहीं है कि जो वेक्टर में डॉट और क्रॉस करते थे, ये सिंपल मल्टीप्लाई को ही हम A क्रॉस B बोलेंगे, इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो लिख लेते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A and B is the set of all those ordered pair whose first coordinate is an element of A. Whose first coordinate is an element of A, and second coordinate is an element of B, denoted by A cross B. Read as A cross B.
या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, इसको सिंबल में कैसे डिनोट किया, ए क्रॉस बी से, तो लिख लेते हैं सिंबॉलिकली। ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, विच इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो ए क्रॉस बी है और जो बी क्रॉस ए है वो दोनों अलग अलग आएंगे, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं जब तक कि ए और बी दोनों सेम ना हो। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ए हमने लेट कर लिया 1 2 3 है और बी लेट कर लिया 3,5 है। तो देखिए ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करता है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे 3 इंटू 2, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट हमको मिलेंगे। और वो क्या क्या मिलेंगे देखिए कैसे मिलेंगे। सबसे पहले ए का हम मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे। ए का पहला जो है, जो ये फर्स्ट वाला हमारा है, जैसे ये 1 उठा लिया और इस 1 को पहले 3 के साथ, फिर इसी 1 को 5 के साथ। तो करली ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में करली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1,3 1 का 5 के साथ। मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमा करके ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। 1,3 1,5 2,3 2,5 3,3 और 3,5, ऐसे करके ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब अगर हम बी क्रॉस ए यहाँ पर निकालें तो बी क्रॉस ए भी फाइंड आउट हो जाएगा। पहले बी बाद में, तो 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, फिर 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ और 5 का 3 के साथ। हम यहाँ पर ए क्रॉस ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए का ए के साथ। तो पहले 1 को लिया 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। सिमिलरली बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं। बी में भी 2 है और दूसरे बी में भी 2 होंगे, तो 2 2 ज़ा 4, तो 3,3 3,5, फिर 5 को ले लिया तो 5,3 और 5,5। तो इस तरीके से हमने देखा कि ए और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो दोनों डिफरेंट होंगे। ए क्रॉस बी जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी क्रॉस ए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है। ए क्रॉस ए को हम कई बार ए स्क्वायर भी लिख देंगे, ये भी ध्यान रखना है। ए स्क्वायर लिख देंगे और बी क्रॉस बी को बी स्क्वायर लिख देंगे। तो कई बार वो कहेंगे कि ए की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर का मतलब ए क्रॉस ए। ठीक है, और ये जो है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है सेट्स का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबको पता है कि अगर ए क्रॉस बी है तो वो बी क्रॉस ए के अगर इक्वल है, ए इंटू बी है, अगर बी इंटू ए की इक्वल है तो उसको हम कम्यूटेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देते हैं इसको, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव।
ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे। अब कई बार ऐसा कुछ वो सेट करके दे दें कि ए और बी के कुछ ऐसा कर दें कि ए और बी जो है वो ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस ए निकालो सेम ही दिखने लगे। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मतलब ये हमेशा ही अलग आएंगे, हो सकता है कि ये सेम भी हो जाए। ठीक है ना, तो मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए क्रॉस बी may or may not be equal to B cross A। ठीक है, अब अगर A क्रॉस B जो है वो फाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A फाई होगा, B कोई नंबर भी हो सकता है B कोई फाई जिसमें ऐसे कुछ नंबर हो जिसमें कुछ एलिमेंट हम लेट करें तो भी ए क्रॉस, अगर ए की वैल्यू फाई हो गई, जैसे यहाँ लिख लेते हैं इफ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5, दैट इज इफ एटलीस्ट वन ऑफ A and B is an empty set। empty set सबको याद होगा, यही फाई वाला ये है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको empty set बोल देते हैं ना। देन A क्रॉस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई। जरूरी नहीं कि A और B जो है वो दोनों ही फाई हो तभी A क्रॉस B फाई होगा। अगर A जो है वो फाई है और B भी फाई है या उनमें से कोई एक फाई है, तब भी ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है अगर फाई है, विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू फाई, और या एंड करके लिख लेते हैं एंड बी नॉट इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर की बात हो गई, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। जब हम दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये 2D का केस बन जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से ज़्यादा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूबिक बन जाएगा। इस तरीके से वो सारे बनने लगेंगे 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन में। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं कि हम 2 डायमेंशन का ही केस करें, हो सकता है कि हमें 3 का करना पड़े, हो सकता है हमें 4 का करना पड़े। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ए की वैल्यू गिवन है 1,2, बी की वैल्यू गिवन है 4,5 और सी की वैल्यू गिवन है 6,8। ठीक है, अब हमें जो है ए बी और ये ऐसे करके हमको गिवन है, इनको करली ब्रैकेट से हटा के स्मॉल ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि अगर करली ब्रैकेट ले लिया तो फिर ये तो सेट्स बन जाएगा। तो हमने ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। अब जो हमें वैल्यू बतानी है वो कौन सी है, लिख लेते हैं। ये हो गया ए के लिए, ये हो गया बी 4, 5 और सी हो गया 6,8। हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताना है। पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना तो हमने सीख ही लिया, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताना है। तो पहले हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, पहले ए क्रॉस का मतलब ए को रख लेते हैं, बी की वैल्यू रखते हैं 4,5 क्रॉस सी की वैल्यू रखते हैं 6,8 और पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4,6 4,8 5,6 और 5,8। अब ए की वैल्यू जो है उसको भी यहीं पर पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या थी 1,2, तो ये ए की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पर। ए की जगह पे 1 और ए की जगह पे 1,2 पुट कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या मिलने वाला है हमें।
तो पहले 1 के साथ लेंगे तो 1,4,6 148 156 158। फिर 2 के साथ ले लेते हैं तो 246 248 256 और 258। ये बन गया हमारा A क्रॉस B क्रॉस C। तो हो सकता है कि वो A क्यूब भी पूछ लें, तो A क्यूब पूछ लें या B क्यूब पूछ लें या C क्यूब, तो ये 3 डायमेंशन में हो गया। तो इसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशन में ये सेट्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये 3 डायमेंशन में हो गया। ध्यान रखेंगे ये सारे 3D में आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से A क्यूब भी फाइंड आउट करना है आपको और B क्यूब भी फाइंड आउट करना है, C क्यूब भी फाइंड आउट करना है। ये आपका SW हो जाएगा। अब लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है, एक एरो डायग्राम मेथड और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको लैटिस फॉर्म भी बोलते हैं। तो नंबर 1 पहले लिख लेते हैं, एरो डायग्राम। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है। एक हो गया हमारा एरो डायग्राम मेथड, इसमें हमने क्या किया, लेट कर लिया A इक्वल टू है 1 2 3 और B की वैल्यू हमने लेट कर ली A कॉमा B। अब जरा बताओ एरो डायग्राम में आप A क्रॉस B को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो A क्रॉस B की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 कॉमा A 1 कॉमा B 2 कॉमा A 2 कॉमा B 3 कॉमा A और 3 कॉमा B। अब इसको एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरीके से हमने 2 सर्कल्स बना लिए, ये A हो गया और ये B हो गया। यहाँ पर हमने A के एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 और सिमिलरली यहाँ हमने B के ले लिए, ये हो गया 1 2 और 3 और B के ले लिए A कॉमा B। अब जरा देखते हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। A का 1 का A के साथ है तो 1 कॉमा A चाहिए, तो पहले 1 को A के साथ ऐसे दिखा दिया, फिर 1 कॉमा B तो 1 को B के साथ ऐसे ही सेम 1 कॉमा B, फिर 2 को A के साथ तो 2 कॉमा ये A हो गया और ये 2 कॉमा B। ये एरो डायग्राम मेथड हो जाएगा। फिर 3 से जब करेंगे तो 3 कॉमा A तो ये 3 कॉमा A हो गया और ये 3 कॉमा B। इस तरीके से जब आप रिप्रेजेंट करोगे इसको तो ये मेथड जो है हमारा क्या कहलाएगा, एरो डायग्राम मेथड। दूसरा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर लैटिस करके बोलते हैं, लैटिस रिप्रेजेंटेशन। तो सेकंड लिख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर इसको लैटिस फॉर्म भी बोलते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम क्वेश्चन है हमारा। ए जो है, या चलो चेंज कर लेते हैं, ए हमने लेट कर लिया 1 2 3 और बी लेट कर लिया हमने 2,4। ये ए और बी दोनों हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है हमको कि जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, ये 1 2 3 हो गया और ये 2,4 हो गया। अब जरा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम सेट्स का ही करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर सेट्स तो बना ही सकते हैं ना। तो ये हमने 1 2 3 करके सेट्स बना दिए, और ये बी में भी हमने 2 और 4 करके सेट्स बना दिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेट्स का कर रहे हैं ना, तो सेट्स को तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो फिर हमने यहाँ पर 1 2 3 ले लिया और दूसरे का ले लिया हमने 2,4। अब देखिए ए और बी को लैटिस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लैटिस फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होगा या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ए वाले हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस में, और जो बी के एलिमेंट है उनको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस में। यहाँ लिख लेते हैं, ए को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, और बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं, और 1 2 3 और 2 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो प्लॉट करते हैं। ए में है 1 2 3 और बी में 2 और 4 है, तो यहाँ भी 1 से 4 तक बना देते हैं। 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 और 4। क्योंकि बार बार जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे ना, तो देखो क्या क्या मिलेगा हमको। अभी हमने सॉल्व किया था इसको, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 1,2, फिर दूसरा आ जाएगा 1,4, फिर 2,3, सॉरी 2,2 2,4, फिर 3,2 और 3,4। तो अब इनको रिप्रेजेंट करना है हमको। तो पहला है हमारे पास 1,2, तो x में 1 और y में 2। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसको यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 1,2, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,2। फिर 1,2 और 1,4 यहाँ कहीं पर हो जाएगा, तो ये 1,4। फिर दूसरा क्या है 2,2, तो x में 2 और y में भी 2, तो ये 2,2। 2,4 यहाँ कहीं पर लैटिस फॉर्म में। लैटिस एनर्जी आपने केमिस्ट्री में भी देखी होगी, पढ़ी होगी। तीसरे में क्या है 3,2 और 3,4। तो ये जो है इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या है, इसका नाम है 1,2, इसका नाम है 2,2 और इसका नाम है 3,2। ये क्या है 1,4, ये है 2,4 और ये है 3, और इसको डॉट बना के इस टाइप से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही जो जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर डॉट बना के, और ये पॉइंट हमारे क्लियरली दिखाई देने चाहिए। तो ये कौन कौन से पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हमारे पास हमको मिल गया है। ये
रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये लैटिस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब देखिए कुछ और इजी से क्वेश्चंस है इसमें, वो भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ए की वैल्यू है 2,3, बी की वैल्यू है 4,5 और सी की वैल्यू है 5,6। ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। सेकेंड क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी। तो अब ये बहुत इजी से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी कैसे आएगा, बी जो है वो 4, 5 है और उसका यूनियन जो है वो सी के साथ 5, 6 के साथ लेना है। तो क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब सबका कलेक्शन हो गया, तो 4, 5, 6 हो गया। और उसमें ए का क्रॉस करा देना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू हो गई 2,3 और क्रॉस कर देना है 4, 5, 6 के साथ। तो बस अब आपको क्लियर हो गया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता ही है, पहले 2 के साथ सबको ले लिया, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6 आ गया ये ए क्रॉस बी यूनियन सी। सिमिलरली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके होमवर्क हो जाएंगे, इनको आपको करना है, कर लेंगे सब लोग, कोई प्रॉब्लम। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस में आ रहे हैं, जिनमें प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चंस में हम आ रहे हैं धीरे धीरे। इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि इनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, सारा कुछ तो 11th में है ही नहीं, 12th में है, तो फिर इसमें ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक्सप्रेस क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्सप्रेस ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में x, y सच दैट y प्लस 2x इक्वल टू 5, x, y बिलोंग्स टू होल नंबर as the set of ordered pair ठीक है। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के सेट में जो है वो रिप्रेजेंट करना है हमको। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 है, x और y जो है वो हमें होल नंबर लेने हैं। तो सबसे पहला काम हमको a और b ढूंढना है, और जब a और b आ जाएगा तो फिर हम आंसर बता देंगे क्या आने वाला है ऑर्डर्ड पेयर का। a और b नहीं बल्कि x और y आ जाएगा तो फिर a आ जाएगा। सबसे पहले हमको x ढूंढना है और y ढूंढना है, और ऐसे नंबर्स ही लेने हैं जिनमें ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा हो कि अगर हम y प्लस 2x रखें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। वही x और y की वैल्यू लेनी है, और वो भी किस में से लेनी है, होल नंबर से लेनी है। तो x और y होल नंबर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, इसको हम बोलते हैं ना नॉन निगेटिव इंटीजर। तो होल नंबर का मतलब ही हो गया नॉन निगेटिव इंटीजर। तो क्या क्या वैल्यूज लेंगे जरा चेक करके बताएं, आप आंसर बताएं इसका क्या होगा।
तो x की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? होल नंबर बोला है, चाहे x ले लो या y ले लो, हमें कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? 0 से, क्योंकि उसने बोला x और y जो है वो होल नंबर है। तो सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से। चाहे x और y होल नंबर बोलता है या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलता है, तब भी बात वही थी। तो हमने क्या किया, पहले x प्लस, बल्कि ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये रिलेशन हमको गिवन है। और हमको ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4, y इक्वल टू 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। सब में यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी यहाँ पर इस रिलेशन से। अब क्या हम x की वैल्यू 3 ले सकते हैं क्या? जैसे ही आपने x की वैल्यू 3 ले लिया तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये होल नंबर तो है ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको ये वाला पार्ट नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ए की वैल्यूज हमको पता चल गई कि क्या क्या होने वाली है। देन ए इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, तो 0,5 1,3, 0 0 कैसे हो जाएगा? 0,5 1,3 और 2,1। ओके, इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें x और y जो है वो होल नंबर लेना है और x और y की वैल्यू वही लेनी है जो इस रिलेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करें। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं फिर। a और b की वैल्यू हमको गिवन है। अब हमें सबसेट ऑफ a क्रॉस b बताना है। ये भी थोड़ा सा इजी है और इम्पॉर्टेंट है, कर चुके हैं आप सेट में इस टाइप के क्वेश्चन। इफ a इक्वल टू गिवन है करली ब्रैकेट में 1,2, b की वैल्यू गिवन है 3,4, राइट ऑल द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। राइट all the subset of a क्रॉस b। सबसे पहले हमको a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब a क्रॉस b आ जाएगा तो फिर उसके सबसेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। सबसेट्स आपको पता होगा 2 की पावर n से मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n। तो पहले n पता चल जाए, फिर 2 टू द पावर n से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भी आ जाएंगे, और फिर उनको जो है हमें पूरा नोट करके लिखना है। तो फिर वो हमारा आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी का सबसेट। पहले उनको कलेक्ट करिए ए क्रॉस बी को और फिर नोट करना है। तो सबसे पहला काम तो हमको ए क्रॉस बी ही फाइंड आउट करना है, और जब ए क्रॉस बी आ जाएगा तो ये भी पक्की बात है कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, एन की वैल्यू क्या होगी। तो ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो फिर सबसेट उसके कैसे लिखेंगे और वो कितने होंगे? तो 2 टू द पावर n करके 16 वो भी आ जाएंगे, 2 टू द पावर 4।
13142324, ये A क्रॉस B आ गया हमारा। अब इसका सबसेट कैसे आएगा? तो जैसे सेट्स में सबसेट निकालते थे वैसे इसमें भी वही होगा। A क्रॉस B इक्वल टू करली ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट में 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अच्छा 5, ओके, सिर्फ इतना ही होंगे? नहीं, देखो सेट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाता था? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n। ये हमने पढ़ा था सेट्स में। अगर हमने कह दिया कि भाई सेट्स में a की वैल्यू जो है वो 1,2 है, मान लिया, ऐसे एक एग्जांपल ले लिया, तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है वो कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो 2 टू द पावर 2 हो जाएंगे, यानी कि 4 हो जाएंगे। तो वो सबसेट्स कौन कौन से होते थे, कैसे निकालते थे? करली ब्रैकेट लेते थे, पहले 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 1,2 ले लिया, और फिर एक और हो जाता था 5। ठीक है, तो ये सारे के सारे टोटल कितने हो गए? 4, 1 फिर 2 फिर 1,2 और फिर एक 5। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 4 हो जाते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही काम करना है। पहले ये काम करेगा A का, ये B का काम कर रहा है, ये C और ये D। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो टोटल सबसेट जो है वो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। अब होंगे कौन कौन से, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो बहुत इजी है, करली ब्रैकेट लगाया और फिर लिखते चले गए। सबसे पहले कौन सा आएगा? 1,3, सबको अलग अलग लिख दिया। 1,3 1,4 2,3 और 2,4। पहले 4 तो यही हो गया। फिर फिफ्थ में क्या होंगे? 2 के पेयर बना के लिखते जाओ। कौन कौन से 2? पहले 1,3 और 1,4, करली ब्रैकेट में 1,3 1,4, इन दोनों को एक साथ ले लिया। फिर 1,3 1,4 को ले लिया, फिर 1,3 2,3 को ले लिया। 1,3 के साथ सबको ले रहा है, 1,3 के साथ 1,4 ले लिया, अब 2,3 ले लिया। अब 1,3 के साथ 2,3 भी ले लिया, 1,4 भी ले लिया। अब 1,3 के साथ हमने ले लिया 2,4। और कोई बचा क्या? ये हो गए 3 वाले हो गया, 1,3 1,4 1,3 2 1,3 2,3 और 1,3 2,4। अब 1,4 के साथ ले लेते हैं, जैसे 1,3 के साथ लिया था सबको। अभी हमने 1,3 के साथ किसको किसको लिया? 1,3 के साथ 1,4 लिया, 2,3 लिया, 2,4 लिया। अब हम 1,4 के साथ लेंगे 2,3 और 2,4 को। 1,4 के साथ 2,3 और 1,4 के साथ 2,4, तो ये भी लिख लेते हैं। 1,4 के साथ 2,3 और 1,4 के साथ 2,4। अब ये भी हो गया। अब कौन सा बचा? तो हमने 1,3 के साथ पहले 3 लिए, फिर 1,4 के साथ 2 ले लिए, फिर अब 2 का पेयर एक और बच रहा है। 2,3 के साथ किसको ले लेते हैं? 2,4 को। 2,3 के साथ 2,4 को भी ले लिया। अब कोई पेयर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें हमारे साथ 2 के पेयर बन पाए। अब 3 का पेयर बनाते हैं। पहले 3 ले लिए, क्या क्या बन जाएंगे? पहले 3 में 1,3 1,4 और 2,3, ये एक बन गया। 1,3 1,4 और 2,3,
अब 1 3 1 4 और 2 4 ले लेते हैं। 1 3 1 4 और 2 4 ये ले लिए तीन, पहले पहले तीन ले लिए, फिर 1 3 2 3 और 2 4 ये भी बचा हुआ है। 1 3 2 3 और 2 4 ये कहीं आया तो नहीं है, देखते जाएंगे कहीं तीन तीन वाले पेयर में कहीं कोई बचा हो ऐसा, या कोई रिपीट हो रहा हो। 1 3 2 3 और 2 4 1 3 1 4 और 2 4 और कौन सा बचा? 3 के पेयर में और कोई बचा क्या? 1 4 2 3 और 2 4 हो चुका। 1 3 2 3 और 2 4 हाँ ये ले लिया। 1 3 1 4 2 3 ये भी ले लिया। तो तीन तीन करके पेयर ले लिया। 1 3 2 3 और 2 4 भी हो गया। अब चारों को एक साथ ले लें। हमें टोटल कितने चाहिए? 16 चाहिए। तो हमें क्या मिल गए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक और बचा 14 15 और एक तो 5 हो जाएगा। तो एक तो ये खुद चारों का हो जाएगा। एक 3 का पेयर और बचा हुआ है, वो आपको ढूंढना है कौन सा। 3 का पेयर कौन सा बचा हुआ है? कोई 3 का पेयर बचा हुआ है देखो, या कोई 2 का पेयर बचा हुआ है। 2 के तो सारे ले लिए थे। एक 1 3 1 4 और 2 4 लिया है। 1 3 1 4 2 4 यस ये हो गया। 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3 ये भी ले लिया। 1 4 2 3 2 4 अच्छा ये नहीं है। 1 4 2 3 और 2 4 क्या ये लिया हुआ है? 1 4 ले लिया, 2 3 और 2 4 पहले 1 3 के साथ सारे ले लिए थे। अब 1 4 के साथ भी तो एक बचेगा ना, ये 1 4 2 3 और 2 4 तो ये भी 3 का बचा हुआ था। अब 3 3 के सारे पेयर कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14। हमें टोटल 16 चाहिए, तो 15 तो यही 4 वाला ही हो जाएगा, क्योंकि सारे ले लेंगे तो ये 15 बन जाएगा और एक बचेगा फिर 5 तो वो 16 हो जाएगा। तो ये चौथा वाला जो है वो कौन सा है? 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3 और 2 4 और एक हमारा हो गया 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी रिलेशन में पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है बात? अब क्या करेंगे? अभी तक हमारे पास क्या था? ए और बी था, हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना था। अब एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें इक्वालिटी दी रहती है ऑर्डर्ड पेयर की, वो बहुत इजी होते हैं। टाइप 2 करके लिख लेते हैं उनको भी, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। फाइंड एक्स एंड वाई इफ फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x कॉमा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 कॉमा 2, और इसी तरह सेकेंड पार्ट में गिवन है x बाई 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3।
तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत इजी होते हैं। अभी हमने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था कि x को x के इक्वल कर देना और y को y के इक्वल कर देना है। तो ये पहला जो है फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या हो जाएगा, 2x 6 के इक्वल हो गया तो x की वैल्यू 3 आ गई, और x प्लस वाई जो है वो 2 के इक्वल है और x की वैल्यू खुद 3 के इक्वल है, तो y इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। ऐसे ही सेम सेकेंड में भी कर लेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल और इसको सेकेंड के इक्वल कर देंगे, तो x और y की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी। तो इस टाइप के भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी सी से क्वेश्चन है। इसमें कई बार a क्रॉस b दिया होगा और कहेंगे a और b फाइंड आउट करिए, तो वो भी बहुत इजी होते हैं। कह देंगे a क्रॉस b की वैल्यू, इफ a क्रॉस b इक्वल टू, इफ a क्रॉस b इक्वल टू गिवन है a कॉमा x, a कॉमा y, b कॉमा x और b कॉमा y, और इसमें कहेंगे फाइंड करिए a और b। तो ये भी बहुत इजी सा पार्ट है, निकल आएगा। a और b अलग अलग निकालने हैं, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये देख के डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि पहले एक ए का एक्स और वाई के साथ हुआ है और बी का एक्स और वाई के साथ हुआ है। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ना कि ए क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, और बी क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। तो सीधे सीधे आंसर हम इसका बता सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक और देख लेते हैं, इजी है ये भी वैसे। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट, ए और बी में टोटल 6 एलिमेंट है, and if 3 element of A cross B are (1, 3, 2, 5, 3, 3), then what are its remaining element? तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या होंगे ये बताने हैं। चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएंगे। हाँ तो बिल्कुल सही है भाई, ए और बी में जो है, ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट है। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी में जो बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट है वो बताने हैं। तो 1, 3, 2, 5 और 3, 3 ये बिलोंग किसको करेंगे, ए क्रॉस बी को। तो इसका मतलब ए जो है वो बिलोंग किसको कर रहा होगा। अभी हमने ए क्रॉस बी की डेफिनेशन में लिखा था कि अगर ए क्रॉस बी ये है तो ए बिलोंग करेगा फर्स्ट, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3, और बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3, 5। तो अब देख लो, ए और बी हमको पता चल चुके हैं। ए में 3 है और बी में 2 है, तभी तो 3, 2 जा 6 टोटल बने होंगे। तो ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1, 2, 3 का क्रॉस 3, 5 के साथ, तो क्या क्या बन जाएंगे,
1,3 1,5 2,3 2,5 3,3 और 3,5। इनमें से जो है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1,3 है, यस। 2,5 2,5 भी है, तो यानी 1,5 नहीं है, एक ये हो गया। 2,3 भी नहीं है, एक ये हो गया। 2,5 है, 3,3 भी है और 3,5 नहीं है, तो ये 3 हमारे आंसर हो जाएंगे। 1,5 2,3 और 3,5, ये रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें, बहुत इजी सा पार्ट होता है ये, इसमें इतना कुछ खास नहीं होता। मैंने बताया पहले भी कि इनमें इतना खास कुछ होता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो रिलेशन है वो सब कुछ किस में मिलेगा हमको, 12th में। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 एलिमेंट। A cross A में 9 एलिमेंट है, among which are found -1,0 एंड 0,1। हमको फाइंड करना है सेट ए। सेट ए फाइंड आउट करना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो आप बताएं इसमें सेट ए की वैल्यू क्या होगी। दो तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के दिए -1,0 और 0,1। टोटल जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। तो अब जो है वो क्या क्या एलिमेंट ए के होंगे वो हमें पता होने चाहिए, और दूसरा ए क्रॉस ए में जो बचे हुए एलिमेंट है वो क्या क्या होंगे। एक बात तो क्लियर है कि ए क्रॉस ए है, तो इसका मतलब इसमें 9 एलिमेंट है, तो ए में कितने एलिमेंट रहे होंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो 9 आना चाहिए, क्योंकि टोटल 9 एलिमेंट है। तो इससे आइडिया लग जाएगा, आप एक बार ट्राई करें और बताएं। तो अभी जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था ना, ए क्रॉस बी, ये ऊपर हमने जो लिखा था, इसका थोड़ा आपको यूज़ करना पड़ेगा। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा था ना, यहाँ पर ए क्रॉस बी, अगर ए कॉमा बी गिवन है, तो जो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करते हैं,
और जितने भी सेकेंड एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करता है। इसी तरीके से हमने भी क्वेश्चन भी एक किया अभी लास्ट में। ये लिखा था ना 1 3 2 5 और 3 3, तो हमने ए का देखा तो पहले फर्स्ट वाले सारे ले लिए, तो ए बिलोंग्स टू 1 2 3, और बी जो है पता चला कि सेकंड जितने भी कंपोनेंट है तो 3 और 5 दो मिले थे, तो हमने बी ले लिया 3,5। यहाँ पर तो ए और ए ही है, तो इसका मतलब ए पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएंगे कि ए और बी में क्या क्या एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बच रहा है वो भी ओके। तो बिल्कुल सही है, -1 0 और 1 आ जाएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए क्रॉस बी हमारे पास है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एन ए क्रॉस ए क्या होगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए। और ये जो है अगर हमने सेम एलिमेंट है तो एन ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 9, स्क्वायर करके तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए के क्या हो गए 3। तो एक तो आइडिया हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 होंगे। अब दूसरी चीज़ हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा इसके पास, -1,0 और 0,1, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है ए क्रॉस ए की, ये जो है वो ए क्रॉस ए की वैल्यू है। तो ए जो है वो बिलोंग कर रहा होगा, या -1,0 ऐसे लिख सकते हैं हम कि -1,0 भी ए को बिलोंग करेगा, -1,0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो यहाँ से हमको आइडिया हो गया कि -1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए, और एक 0,1 बिलोंग्स टू दिया हुआ है ए क्रॉस ए। तो यहाँ से भी आइडिया हो गया कि 0 बिलोंग्स टू ए है एंड 1 बिलोंग्स टू ए। ए जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं कहाँ कहाँ पर है, ए बिलोंग कर रहा -1 से भी, 0 से भी, 0 से भी और 1 से भी, और हमें 3 ही लेना है, और वो 3 है भी, 4 बार लिख दिए गए बस। तो -1 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। तो हम क्या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -1 0 एंड 1 ये तीनों के तीनों बिलोंग करेंगे ए में, क्योंकि ए में एग्जैक्टली 3 एलिमेंट है, तो इसलिए ए क्रॉस ए हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। देन ए इक्वल टू -1 0 और 1, और अगर हमें ए क्रॉस ए चाहिए तो वो भी आ जाएगा। ए की वैल्यू है -1 0 और 1, और ए क्रॉस ए हमें चाहिए, तो वो भी आंसर हमारा इजीली निकल आएगा। -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, पहला आ जाएगा -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 -1 1 0 और 1,1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग पूछ रहे हैं तो बाकी दो को छोड़ दीजिए आप, -1 0 और 0 1 को छोड़ दीजिए आप, -1 0 और 0 1, -1 0 और 0 1 को छोड़ दीजिए, बाकी जितने बचे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। -1 ये तीनों के तीनों और ये तीनों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें?
तो यहाँ तक तो बात हो गई बेसिक्स की हमारी, कि मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अभी तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड ही क्वेश्चन किया, अभी हम रिलेशन में तो आए ही नहीं है। तो अब मैथमेटिकल डेफिनेशन रिलेशन की क्या होती है वो लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, रिलेशन। तो देखिए ए क्रॉस बी हमने क्यों सीखा था, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो रिलेशन में अब हमारे काम आने वाले हैं। हम क्या लेट करेंगे कि ए और बी जो है वो दो सेट हैं। तो अगर हमें रिलेशन को डिफाइन करना है तो देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा वो रिलेशन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं लेट ए क्रॉस बी, लेट ए एंड बी, ए और बी हमने टू सेट्स सेलेक्ट कर लिए। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then a relation R from capital R from A to B is subset of A cross B. Let capital A and B be two sets, then a relation R from set A to B is subset of A cross B. Okay, thus R is a relation फ्रॉम ए टू बी। इसको डिनोट कैसे करेंगे, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी के अंदर ही आर को आना चाहिए। मतलब जितने भी हम आर की वैल्यूज लिखेंगे वो सारे के सारी वैल्यूज ए क्रॉस बी के अंदर होनी चाहिए। कैसे हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन देंगे एक रिलेशन का कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये है। या सिर्फ हो सकता है आर की वैल्यू वो दे दे, ए और बी दे दें साथ में, और वो कह दे कि बताइए कि ये रिलेशन है कि नहीं है। तो जब हमें ए और बी गिवन होगा तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, और जैसे ही ए क्रॉस बी हमको मिल गया तो हम देख लेंगे कि वो आर के जितने एलिमेंट हैं वो ए क्रॉस बी के अंदर हैं कि नहीं है। अगर वो सारे के सारे हैं, सबसेट का मतलब यही होता है कि वो सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर होने चाहिए। तो अगर वो सारे के सारे एलिमेंट हैं तो वो रिलेशन है, तो उसको हम बोलेंगे ए रिलेटेड टू बी। और अगर नहीं है तो ए इज़ नॉट रिलेशन ऑफ बी, ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। पहले थोड़ा सा और इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं। पहले हमने लिख लिया आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, फिर लिख लेते हैं इफ कैपिटल आर इज अ रिलेशन, कैपिटल आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन वॉइड सेट। नॉन वॉइड का मतलब नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए, तो नॉन वॉइड भी बोलते हैं उसको। सेट ए टू नॉन वॉइड सेट बी, and if a comma b belongs to R, then we write a related to b। a comma b belongs to R है तो इसका मतलब हम बोलेंगे a related to b। और लिखेंगे कैसे, a related to b, read as a is related to B by a relation R। इस तरीके से इसको रीड करेंगे। ठीक है, और अगर कहीं ऐसा हो गया कि A और B जो है वो नॉट बिलोंग्स टू R है, देन हम क्या लिखेंगे,
ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और नॉट रिलेटेड का मतलब रिलेटेड लिखने के बाद उसको कट कर देना है, इसको हम बोलेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, रीड एज A is not related to B. By relation R. बात क्लियर है? तो ये सब रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। अब हमें A और B गिवन होंगे और वो कहेंगे कि चेक करो कि भाई इसमें ये रिलेशन है कि नहीं है। तो ज़रा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप चेक करके बताएंगे। इसमें एग्जांपल है हमारा, A की वैल्यू गिवन है ABCD, B की वैल्यू गिवन है PQRS, और हमको बताना है कि ये रिलेशन है कि नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम A to B। पहला वाला है, इसको हमें चेक करना है, R1 इक्वल टू A कॉमा P B कॉमा R C कॉमा S। फिर सेकेंड पार्ट में इसी का है, R2 इक्वल टू A कॉमा P A कॉमा Q, ये A कॉमा Q है, ये A कॉमा P A कॉमा Q D कॉमा R D कॉमा P C कॉमा R और B कॉमा R। फिर थर्ड पार्ट में है, R3 इक्वल टू Q कॉमा B C कॉमा S और D कॉमा R। और R4 में है A कॉमा P Q कॉमा A B कॉमा S और S कॉमा B। अब बताइए आप, पहला वाला है कि नहीं है? पहले फर्स्ट का आंसर यस और नो में देना है। R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B और नॉट। तो A क्रॉस B आप चाहो तो निकाल सकते हो। A क्रॉस B वैसे डायरेक्ट दिखता भी है, A ये है और B ये है, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है लिखने की कि हम पहले पूरा लिखें A कॉमा P A कॉमा Q A कॉमा R A कॉमा S और ऐसे करके और बाकी सारे लिखे 16 तक, ज़रूरत ही नहीं। हम सीधे पहले वाले को चेक कर लेते हैं। A का P के साथ मिलेगा, B का R के साथ मिलेगा और C का S के साथ भी मिलेगा। तो R1 जो है वो रिलेशन है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया यस, R1 इज रिलेशन फ्रॉम A to B। A to B का मतलब A क्रॉस B, B to A का मतलब B क्रॉस A, तो फिर हमें B क्रॉस A देखना पड़ेगा। क्या सेकेंड भी है? A कॉमा P A कॉमा Q D कॉमा P C कॉमा R और B कॉमा R, C R और B R। तो क्या ये भी है? तो यस ये भी है, क्योंकि सब मिल रहे हैं सारे के सारे, आप देखोगे तो मिलेगा। R2 इज रिलेशन फ्रॉम A to B। थर्ड R3 भी है, Q कॉमा B, यहीं से गड़बड़ हो गया, क्योंकि Q वाला तो बाद में मिलेगा, पहले A और फिर B है, तो Q वाला तो मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर नो, R3 इज नॉट रिलेशन। और R4 के बारे में बता दो भाई, क्या R4 भी है? A P फिर Q A आ गया, तो Q तो पहले आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे Q A आ गया, पहले B वाला आ गया बाद में आ गया, जबकि हमें पहले A वाला चाहिए बाद में B वाला चाहिए, तो R4 भी नहीं है। तो
तो आंसर हो जाएगा नो, R4 इज़ अ नॉट रिलेशन फ्रॉम। तो बस ऐसे ही हमें चेक करना है कि ये रिलेशन है कि नहीं है। पहले A क्रॉस B निकालना है, और A क्रॉस B निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे देखते जाओ कि पहले A वाले सारे A में होने चाहिए पहले वाले में, और B वाले सारे सेकेंड एलिमेंट में होने चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे R4 इज़ नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। R1 जो है वो बिलोंग कर रहा है, R1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। R2 भी बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B को, बट R3 एंड R4 नॉट बिलोंग्स टू, R3 not belongs to A cross B, R4 is not belongs to A cross B। ओके, तो ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।